स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रांसलेशन की, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा और समझा। हमारा आज का जो टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट जो टॉपिक है, दैट इज फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आपने सबसे पहला फीचर पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है या रेप्लिकेशन के बाद उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसके बाद उसमें ट्रांसलेशन हो रहा है, ये प्रोसेस जो हो रही है इसका जो फीचर है वो जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए। यानी कि हमने कहा जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेप्लिकेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन होगा एंड एट लास्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट आपने पढ़ा था। तो इसी के साथ कुछ और हमारे पास फीचर्स होते हैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के, जिन्हें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है वो एक बार हम लोग एक ओवरव्यू देख लेंगे कि टॉपिक हमारे पास क्या क्या आए हैं यहाँ पर, और इसके बाद आज जो आपका चैप्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखा है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, यहाँ पर जिसमें आपने हिस्ट्री देखी है डीएनए की। ये डीएनए के कुछ फीचर्स देखे हैं, जैसे कि डीएनए क्या होता है, आपने कहा एसिडिक होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके नाम ही है एसिडिक, यहाँ पे डीएनए होगा। डीएनए में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है, क्लियर है। इसके अलावा डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने बात की थी तीन मेन चीजें यहाँ पर है, पेंटोज शुगर है आपकी, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे पेंटोज शुगर, जिसमें आपने चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखा। फिर आपने बात की यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है उसमें नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाता है, जिससे कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा कि न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर आपने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो एक चेन हमारे पास आ जाती है, और ऐसे ही हमारे पास दो चेन बनती हैं। एक ये चेन है, एक ये चेन है, और दोनों ही चेन आपस में कनेक्ट होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इसका नाइट्रोजनस बेस इसके नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे कि इसीलिए डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कह रहे हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब है क्योंकि इसमें डबल क्या है, यहाँ पे स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है तो एक स्ट्रैंड ये है। अगर हम देखें यहाँ पर स्ट्रैंड में, तो आपने कहा ये 5' एंड टू 3' एंड है, और इससे जो चेन जुड़ेगी इसकी जस्ट क्या होगी, पूरक होगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसका होगा। यहाँ पर 5' है तो यहाँ पे 3' आएगा, यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' आएगा। तो आपने कहा 5' टू 3' एंड 3' टू 5' यहाँ पर ये जो चेन है आपस में जुड़ रही है, और अब हम इसे क्या कह रहे हैं, डीएनए कह रहे हैं, ठीक है। अब यही जो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी वही आपके पास थ्योरी पोर्शन में यहाँ पर आए थे, जो आपने यहाँ पर समझी है, क्लियर है। पैकेजिंग कैसे होती है, तो इस स्ट्रक्चर से आपको बहुत इजीली समझ आएगा। आपने कहा ये है डीएनए, ठीक है। अब डीएनए जो है वो हिस्टोन के साथ, हिस्टोन एक प्रोटीन होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होगा। हिस्टोन एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन पे जो डीएनए है वो इस प्रकार से लिपट जाते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। अब न्यूक्लियोसोम इस अरेंज हो करके क्या बनाता है, जब एक स्ट्रैंड बना देता है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, क्रोमैटिन फाइबर नाम दिया जाता है। यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, अब यहाँ पर क्या आ गई है, क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पर आ गया है। यही क्रोमैटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम में अरेंज यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो क्या हम समझे, यहाँ पर आपके पास कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि डीएनए प्लस हिस्टोन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ठीक है। अब आपने कहा न्यूक्लियोसोम का जो डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। अब ये जो डीएनए प्लस हिस्टोन है, जो न्यूक्लियोसोम है, ये क्या होते हैं, रैप होकर के एक पूरा जो बंडल बनाएगा। ये पूरा जो स्ट्रैंड आपका आता है ये मिलकर के बनाता है क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर आप समझ रहे हैं कि जब न्यूक्लियोसोम अरेंज होगा, जब न्यूक्लियोसोम क्या होगा, अरेंज होगा, तो न्यूक्लियोसोम
का एक जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिन फाइबर कहेंगे, ठीक है। अब क्रोमैटिन फाइबर में जब आपने कहा कि यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ेगी, तब ये स्ट्रक्चर में हमारे पास आएगा, जिसे हमने क्या कहा है, क्रोमोसोम नाम यहाँ पर दिया है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, एक बार फिर से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियोसोम में क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोसोम सिर्फ ये है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब आपने कहा कि ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन की जो रिपीटेड यूनिट है, समझ रहे हैं, हमने कहा ये जो पोर्शन है इसे न्यूक्लियोसोम हम कह रहे हैं, इसकी रिपीटेड यूनिट जो है, जब बहुत सारी यूनिट रिपीट हो जाती हैं तो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रैंड बनाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पर कह रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर। अब यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आएगी और ये क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, अरेंज यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने बात की थी किसके बारे में, पैकेजिंग के बारे में। चलिए, अब कुछ इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने कहा यह है डीएनए का स्ट्रैंड जो कि डबल स्ट्रैंड होता है। अब वैसे तो ये रिबन शेप का होता है, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा ओपन करके दिखाया है जिससे कि आपको पता चले। हमने कहा ये जो फोल्ड होते हैं, जैसे एक फोल्ड ये है और एक फोल्ड ये, इन दो फोल्ड को मिला करके इसे हम वन टर्न नाम देते हैं। तो एक फोल्ड एक्चुअली में एक फोल्ड को नहीं पढ़ा जाता है कभी भी, आप इतना नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा सेगमेंट पढ़ते हैं जिसे वन टर्न कहा जाता है। वन टर्न इसकी जो लेंथ है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम इसे नाम हम देते हैं। इसमें बेस पेयर कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, और टोटल बेस जो होंगे वो कितने होंगे, 20 होंगे। पेयर का मतलब होता है कि एक में 2 नाइट्रोजनस बेस है, तो टोटल 10 बेस पेयर है, तो टोटल बेस कितने होंगे यहाँ पे, 20 बेस होंगे, ठीक है। अगर हम देखें डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस, तो 34/10 यहाँ पर करके आप देख लेंगे, ठीक है। आपने कहा कि एक टर्न में 20 बेस होते हैं, तो 20 बेस में से ये ध्यान रखना है कि 10 प्यूरिन होंगे एंड 10 पिरिमिडिन होंगे, यानी कि 50-50% में दोनों होंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्यूरिन में हमने कहा एडिनिन एंड ग्वानिन है, तो एडिनिन और ग्वानिन कभी 20-20% में नहीं होंगे, या थाइमिन एंड साइटोसिन कभी भी 20-20 यानी कि 50-50%। 20 किसके बेसिस पे कह रहे हैं, यहाँ पे 20 बेस पेयर है, तो आपने कहा कि 20 टोटल जो 20 बेस है, टोटल 20 बेस में से आपने कहा 10 प्यूरिन होंगे, 10 पिरिमिडिन होंगे, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन 50-50% में। हमने कहा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन 50-50% में होगा, लेकिन प्यूरिन जो दो टाइप का होता है, एडिनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों कभी 50% में नहीं होंगे, ये दोनों इनका अमाउंट इक्वल नहीं होगा, एक का ज्यादा तो एक का कम होगा। सेम वही चीज पिरिमिडिन में है कि जो थाइमिन एंड साइटोसिन है ये भी इक्वल अमाउंट में नहीं होंगे, कभी भी कम ज्यादा होंगे। जैसे आप कह रहे हैं ये 30% है तो ये 20 होगा, ये 30 है तो ये 20 होगा, या ये 20 है तो ये 30 होगा। तो 20-20% में 50-50% में नहीं होंगे ये, ठीक है। 50 की जगह हम 20 यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन 50-50% में यानी कि इक्वल अमाउंट में नहीं होगा ये। क्लियर है इतनी बात? अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व भी किए थे, जो आपने यहाँ पे सॉल्व किए होंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो सेम चीजें वहां पर आपके पास आएंगे और वहां पर आपको ये चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। कुछ साइलेंट फीचर्स आते हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपने क्या की है, इसके बारे में आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हमें कैसे पता चला। इसमें आप सबसे पहले आएंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया है, और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने एक बैक्टीरिया पे किया है, बैक्टीरिया को लेकर के किया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, आपकी इमेज में यहाँ पर है, आपको रिपीट करके रिवाइज करके ये सारी चीजें बता रखी क्या क्या हुआ है यहाँ पे। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन जो हमारे पास बैक्टीरिया थे वो क्या थे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद हमने यहाँ पे बात की है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें ऑसवाल्ड है, कॉलिन है और मैकलिन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, इनका जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था बायोकेमिकल नेचर यहाँ पर इन्होंने बताया है, जिसमें इन्होंने प्रोटीएज का यूज किया है, आरएनएज का यूज किया है, डीएनएज का यूज किया है, और इसके थ्रू इन्होंने बताया है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन एट लास्ट जो हमारे पास डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात की जो पुष्टि होती है वो अल्फर्ड हार्शे और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से होती है, जो उन्होंने किसमें किया था, यहाँ पे जो उन्होंने किया था बैक्टीरियोफाज पे। बैक्टीरियोफाज एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया लिया गया है ई कोलाई,
और वायरस लिया किया है बैक्टीरियोफाज। ये एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, ध्यान होगा, हमने काफी बार ये चीजें यहाँ पे रिपीट की हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली जो हमारा आज का और फाइनल टॉपिक हमारा है। इसमें हमने कहा सबसे पहला कैरेक्टर जो हमने देखा था, आपने कहा था इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है का ट्रांसलेशन काफी दूर है, वो ये है कि ये प्रतिकृति करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर इसमें होनी चाहिए। ठीक है, और जब हमने रेप्लिकेशन जो टर्म है वो यहाँ से देखा था, तब हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो हमने कहा था कैसे है, इस बात की पुष्टि हमने की है, और हमने इसमें रेप्लिकेशन देखा है, जिसमें आपने बात की कुछ टर्म्स आते हैं, रेप्लिकेशन पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ टर्म्स यहाँ पर हमारे पास आते हैं, जैसे कि डीएनए ए प्रोटीन, जैसे ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बबल आता है, या FSD सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है, टेम्पलेट डीएनए है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास आता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन क्या होती है, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपने कहा आरएनए फाउंड बाय प्राइमेस, प्राइमेस क्या है, प्राइमर क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। हेलिकेस क्या है, यहाँ पे इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं और लीडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं, ऊपर जाके फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, डीएनए लाइगेस का क्या फंक्शन है, डीएनए प्राइमेस फर्स्ट और डीएनए प्राइमेस थर्ड का क्या क्या फंक्शन यहाँ पर आता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो इसी के साथ आपने रेप्लिकेशन यहाँ पे पढ़ा हुआ है। चलिए, अब हमने रेप्लिकेशन के बाद क्या बोला यहाँ पे, रेप्लिकेशन के बाद जो आपका आता है वो है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, साथ ही हमने जाना यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ी है। यह है जेनेटिक कोडॉन, आपने जेनेटिक कोडॉन को रीड कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक जो यहाँ पे कोडॉन होते हैं उनके फीचर्स आते हैं। एंड प्रीवियस जो आपका टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होती है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर समझी है, जिसमें आपने बात की है यहाँ पर कुछ mRNA के बारे में, tRNA के बारे में, और कुछ हमारे पास क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज। ठीक है, इसके साथ साथ हमने RNA की बात की है। तो तीनों का फंक्शन क्या है, ये आपने इस इमेज में यहाँ पर देखा होगा कि तीनों कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हैं, तो अब हम कुछ और जो फीचर्स हमारे पास आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की, जिसमें हमने कहा इट बिकम एस्टैब्लिश दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द हार्शे-चेस एक्सपेरिमेंट। आपने कहा हार्शे-चेस के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन सम वायरसेस आरएनए वाज आल्सो प्रॉपर्टीज एज अ जेनेटिक मटेरियल, एग्जांपल टोबैको, मोज़ेक वायरस, क्यूबी, बैक्टीरियोफाज एक्सेट्रा। आपने कहा कुछ ऐसे वायरस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, यहाँ पे आरएनए है। अदरवाइज सभी में ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की तो पहला क्या था, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरा कहता है इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अनस्टेबल है, ऐसे नहीं कि आपने का कोई भी चेंज आए, चाहे वो फिजिकल चेंज है, चाहे वो यहाँ पे किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंटल चेंज है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है। केमिकली कोई चेंज आया है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, आपने कहा स्टेबल होना चाहिए। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसकी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा। हमें पता है कि पेंटोज शुगर है, उससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, उससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यही बॉन्ड हम यहाँ पर बात, इन्हीं बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे। इट मीन्स कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। आपने कहा कि ऐसा तो नहीं है, स्टेबल का मतलब है कि सडन चेंज तो इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन ये परमिशन देनी चाहिए, या फिर आपने कहा कि ये इसमें स्कोप होना चाहिए कि इसमें स्लोली चेंज हो, जिसमें कि स्लो म्यूटेशन जिसे आप कहते हैं। और स्लो जो म्यूटेशन होता है, स्लो म्यूटेशन का मतलब ये नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं करें, इसकी बात कर रहे हैं कि बहुत जनरेशन टू जनरेशन जब आप देखते हैं
और काफी सारी जनरेशन में जब आप देखेंगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे कैरेक्टर्स में, फीचर्स में, ठीक है। आपने कहा कि जब यहाँ पे स्लो म्यूटेशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा, क्लियर है। तो आपने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें फीचर होना चाहिए कि उसमें स्लो, फास्ट और सडन ना हो, लेकिन स्लो म्यूटेशन हो, और जिससे कि यहाँ पे क्या हो, इवोल्यूशन हो सके। तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास आते हैं जेनेटिक मटेरियल के, क्या क्या हमारे पास फीचर्स आते हैं। आपने कहा यहाँ पे ये स्थापित हो गया है कि हार्शे चेस के एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। कुछ वायरस में आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में बताया गया है, जैसे तंबाकू, मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज आदि। एक आनुवांशिक पदार्थ के जो लक्षण होते हैं, आपने कहा प्रतिकृति करने में सक्षम होने चाहिए, रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर होने चाहिए, और इसमें धीमे बदलाव यानी कि धीमा जो उत्परिवर्तन है इसकी गुंजाइश होनी चाहिए, जो कि विकास के लिए आवश्यक है। 3 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पास फीचर्स आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपने कहा बोथ द न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए, have ability to direct duplication. Stability can be explained in DNA as the two strands being complementary if separated by a heating come together in appropriate condition. यानी कि आपने कहा ये खुद को मेंडेलियन लक्षण के रूप में व्यक्त करने में सक्षम होने चाहिए, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर मेंडेलियन लक्षण यानी कि मेंडल ने क्या बात की थी, यहाँ पे मेंडल ने बात की थी जीन्स के बारे में, तो आपने कहा कि मेंडेलियन लक्षणों के रूप में व्यक्त करने में सक्षम होने चाहिए। और डीएनए में स्थिरता को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि दो स्ट्रैंड पूरक होते हैं, यदि वो गर्म करके अलग किए जाते हैं तो उपयुक्त परिस्थितियों में एक साथ आते हैं। जैसे जैसे जब हमने बात की थी डीएनए ए प्रोटीन की कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है यहाँ पर इस प्रकार से। अब हमने कहा जहाँ पर एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा होगा, थाइमिन से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। वहां पर आएगा डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए ए प्रोटीन जिसे इस अब ये यहाँ से क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग करेगा, जिसे हम ओआरआई कह रहे थे। अब हमने कहा इसने क्या किया, यहाँ पे इस प्रकार से एक बबल बना दिया है, जिसे हम रेप्लिकेशन बबल कह रहे हैं। अब हमने कहा कि डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है, डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है, ये इस स्ट्रैंड से फिर से बाइंड होने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया था, एसएसबी लगाया था, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, ठीक है। तो हमने एसएसबी को यहाँ पे लगाया था ताकि दोनों जो स्ट्रैंड है वो फिर से क्या हो, फिर से यहाँ पे अटैच ना हो जाए। तो फर्दर अटैचमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे एसएसबी लगाया था। अब अगर डीएनए की स्थिरता का पता इसी बात से चल सकता है कि जब भी दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आएगी वैसे ही दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से बाइंड यहाँ पर होने लगेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, आपने कहा द टू OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable, hence it is a reactive. आपने बोला कि यहाँ पे जो आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में मौजूद 2OH समूह एक प्रतिक्रियाशील समूह है। आपने कहा कि जब डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो किसमें होती है, डीएनए में, लेकिन आरएनए में कैसी होती है, राइबोज शुगर होती है, जिसमें हमने कहा कि कार्बन नंबर 1 ये है और कार्बन नंबर 2 ये है। तो कार्बन नंबर 2 पे जो है वो OH ग्रुप यहाँ पर होगा। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो आपने कहा अल्कोहल यहाँ पे नहीं रहती, कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहल हट जाती है, इसीलिए डीऑक्सी हम यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं। तो आपने कहा कि जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में मौजूद 2OH, 2 का मतलब होता है कार्बन नंबर 2 पे जो OH ग्रुप है यहाँ पर वो क्या है, प्रतिक्रियाशील समूह है, यानी कि एक्टिव ग्रुप है यहाँ पे, या एक्टिव या रिएक्टिव ग्रुप है, और आरएनए को अस्थिर और आसानी से विघटनीय बनाता है। और यही प्रॉपर्टी, ये एल्को OH ग्रुप जो है ये बहुत रिएक्टिव है यहाँ पे, यानी कि जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। और जल्दी से रिएक्ट करने का मतलब है कि क्या करना, अस्थिरता या अनस्टेबिलिटी
प्रोवाइड करना, प्रदान करना और आसानी से विघटनीय बनाता है, इसीलिए यह प्रतिक्रियाशील है। आपने कहा आरएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए को ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा स्टेबिलिटी तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है OH ग्रुप की वजह से, क्योंकि डीएनए में OH ग्रुप नहीं है। डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसे ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गई थी, इसीलिए डीऑक्सी राइबो शुगर उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपने कहा डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव। अगर हम देखें डीएनए को तो वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आरएनए एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, और संरचनात्मक रूप से ज्यादा स्टेबल है व्हेन कंपेयर टू आरएनए, जब हम इसका आरएनए से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आपने कहा थाइमिन ऑल्सो कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। आपने कहा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थाइमिन होता है, किसमें, डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो आपने कहा कि थाइमिन की जो प्रेजेंस है वो भी डीएनए को क्या देती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी देती है। आपने कहा थाइमिन आल्सो कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, सो अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। तो हमने क्या बोला, आपने कहा आरएनए की तुलना में डीएनए रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील है और संरचनात्मक रूप से ज्यादा स्टेबल है। थाइमिन डीएनए को अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करता है, इसीलिए दो न्यूक्लिक एसिड के बीच में डीएनए एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि हमने कहा कि आनुवंशिक पदार्थ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, जो सारे के सारे फीचर्स हमें डीएनए में मिलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आरएनए की तुलना में हम डीएनए को क्या मानते हैं, जेनेटिक मटीरियल मानते हैं। क्लियर है? तो चलिए बाकी के जो पॉइंट्स उन्हें आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैं मान के चल रही हूँ आपने चैप्टर अच्छे से यहाँ पे समझा होगा और प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका